कहानी का नाम स्पाइनलेस। दीदी के यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। एक लंबे अरसे बाद हम दोनों बहनें माँ के साथ इकट्ठा हुई थी। दीदी ने अपनी किटी पार्टी भी इसी दरमियान आयोजित कर ली थी। सभी लेडीज माँ के हाथ की गाजर पिन्नी और दाल वड़ी का आनंद ले रही थी। महिलाओं के चिर रुचिकर विषय काम वाली बाई पर बात चल निकली थी। एक सदस्य अंजलि शर्मा बोली, मैं तो अच्छी बाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। अब तो अखबार में एक ऐड देने वाली हूँ। जरूरत है एक सुंदर सुघड़ बाई की। ना ना ना, ऐसी गलती मत कर बैठना। बाई तो हमेशा बदसूरत और अधेड़ ही रखनी चाहिए। एक दूसरी सदस्य अदिति ने टोका। उसकी बात समझ सभी लेडीज धहाके लगाकर हंस पड़ी। मेरी आंखों के सामने अचानक ही अपनी बाई शांति की सूरत तैर गई। मैंने तो उसे कभी इस एंगल से जांचा परखा ही नहीं। वह तो दिखने में अच्छी खासी है, जवान भी है। उफ, ये मैं क्या सोचने लगी। पर यदि वाकई ऐसा है तो चलो, अच्छा ही हुआ कि वह भी इस दौरान अपने गांव चली गई। कितना नाराज हुई थी मैं उस पर, जब मुझे पता चला था कि वह भी मेरी अनुपस्थिति में गांव जा रही है। मैं उस पर बरस ही पड़ी थी। तुझसे सब बात हो जाने के बाद मैंने अपना टिकट करवाया था। तूने कहा था मुझ पीछे से बराबर आएगी, साहब का खाना कपड़ा कर देगी। अब अचानक क्या हो गया? मैडम, बहन का रिश्ता तय हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। शांति सफाई पेश कर काम में लग गई थी, मानो उसे आगे कुछ नहीं सुनना था। मैं खींचती रह गई थी। रमन को बताया तो उन्होंने भी सामान्य तरीके से लिया था। ठीक है, कोई खास बात नहीं, मैं कैंटीन में खा लूंगा या खुद कुछ बना लूंगा। पार्टी खत्म हो गई थी, पर मेरे दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। शांति ने हाँ करके भी उस एन वक्त पर मना क्यों कर दिया? क्या उसे रमन से खतरा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सोचते हुए मैंने अपनी सहेली रचना को फोन लगा दिया। उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे। अभी तो शांति भी नहीं है। तुझे दिक्कत आ रही होगी। क्यों शांति क्यों नहीं है? वह तो बराबर आ रही है, रचना ने आश्चर्य जताया। क्या? लेकिन मुझे तो कहा था कि वह भी इस दौरान छुट्टी पर जा रही है और मेरे लौटने तक ही लौटेगी। मैं भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन मुझे तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, आकर बात करते हैं। मैंने फोन रख दिया था। दिमाग में घुसा शक का कीड़ा बुरी तरह बिलबिलाने लगा था। शांति को छुट्टी पर नहीं जाना था तो मुझसे झूठ क्यों बोली? इसका मतलब है मेरी अनुपस्थिति में बराबर घर पर जा रही है। और क्या? मैं कल्पना नहीं कर सकी। बदन में छुरछुरी से दौड़ गई थी। मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और मैं मूर्ख बन गई। रचना से बात न की होती तो मुझे कभी पता ही नहीं लगता कि शांति पीछे से आ रही थी। मैंने तुरंत लौटने का निश्चय कर लिया। माँ और दीदी के सामने बहाना बना दिया कि उल्टे सीधा खा लेने से रमन का पेट गड़बड़ हो गया है, इसलिए मुझे लौटना होगा। जितनी खुशी खुशी आई थी, लौटते वक्त मन उतना ही खिन था। यहाँ तक कि मैंने रमन को अपने आने की सूचना भी नहीं दी थी। घर की एक चाबी तो मेरे पास थी ही, उसी से ताला खोलकर मैं अंदर आ गई। मन ये सोचकर आशंकित था कि जाते वक्त जो घर मेरा था शायद अब मेरा नहीं रहेगा। पर लाख खोजने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बिस्तर पर अखबार, कपड़े पड़े थे, सिंक में चाय के झूठे बर्तन थे। लग नहीं रहा था कि शांति पीछे से आई है। शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। यही तो उन्हें दिखाना था, और आई भी होगी तो क्या सफाई बर्तन क्या होगा, गुलछर्रे उड़ाकर चली गई होगी। मैंने रचना को फोन किया कि मैं आ गई हूँ, शांति आए तो भेज देना। थोड़ी ही देर में वह आकर चुपचाप काम पर लग गई। मैंने किसी तरह अंदर के आक्रोश को जब्त किया। गांव से जल्दी आ गई, जाना ही नहीं हो पाया। बहन का रिश्ता आगे टल गया था तो फिर पीछे काम पर क्यों नहीं आई? सारा घर गंदा बिखरा पड़ा है, ताला लगा था। तूने किसी से कहा साहब से चाबी लेकर रखने को? मैंने सोचा कभी खुला दिखेगा तो कर लूंगी। वह नल तेज खोलकर बर्तन धोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे आगे बहस करूं, गुस्सा करूं या चुप हो जाऊं। उसकी उपेक्षा साफ दर्शा रही थी कि वह इस बारे में आगे बहस नहीं करना चाहती थी। मैं कुड़कर चुप हो गई। शाम को रमन घर में घुसे तो मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। दीदी की सहेली आ रही थी, घर तक का अच्छा साथ था तो मैं उसके साथ ही हो ली, वरना माँ और दीदी तो आने ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम चेंज कर लो, चाय चढ़ा देती है। चाय पीते पीते मैंने बात छेड़ दी। अच्छा, तुम्हें पता है शांति छुट्टी पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो यहीं थी और लोगों के घर काम भी कर रही थी। हाँ, एक बार देखा तो था। तो फिर उसे बुलाकर काम क्यों नहीं करवाया? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वापस ताला खोलना पड़ता, रुकना पड़ता, चाबी दे जाते।
फिर तुम ही कहती कि उसके भरोसे घर छोड़ दिया, यहाँ ताला नहीं लगाया, वहां ताला नहीं लगाया। मैंने सोचा चुप आओ, तुम आओगी उससे पहले एक छुट्टी वाले दिन बुलवा कर सब काम करवा लूंगा। मैं रमन की आंखों में झांककर सच्चाई की तह तक जाने का प्रयास करने लगी, पर वे मोबाइल पर व्यस्त हो गए। शक का कीड़ा कुछ कुछ शांत होने लगा था, यह सोचकर कि शायद मैं व्यर्थ ही शक कर रही हूँ। अभी कीड़ा पूरी तरह शांत होकर बैठा भी नहीं था कि अगले दिन आए रचना के फोन से फिर कुलबुला उठा। शांति से बात हुई तुम्हारी, पता चला उसने झूठ क्यों बोला? कह रही थी प्रोग्राम चेंज हो गया था, पर हम में से तो किसी को उसने एक बार भी नहीं कहा था कि वह छुट्टी पर जाएगी। मेरी रंजना मीरा से भी बात हुई थी। मीरा तो और भी कुछ बता रही थी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं ना? फुसफुसाते हुए मीरा कह रही थी कि शांति और उसकी खाना बनाने वाली बाई दया आपस में कुछ खुसर फुसर कर रही थी। बातचीत में 2-3 बार तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी लिया था। मेरी सूरत फिर से पिच के टमाटर जैसी हो गई थी। ठीक है, आ जाएगी तब फिर पूछूंगी। शांति के आने पर भी मैं भरी बैठी थी। मैंने उसे काम का हाथ नहीं लगाने दिया और सब कुछ साफ साफ बताने को कहा। थोड़ी सख्ती से ही वे लाइन पर आ गई। मैंने साहब के लिए खाना बनाने और कपड़े धोने की बात दयाबाई को बताई तो कहने लगी, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, अकेली औरत पर टूट पड़ते हैं। मैंने कहा हमारे साहब ऐसा नहीं है, तो कहने लगी कि किसी की सूरत पर नहीं लिखा होता कि वह अंदर से कैसा है। पहले कब उसे तेरे साथ एक घर में अकेले रहने का मौका मिला? आजकल तो स्कर्ट वाली से लेकर साड़ी वाली तक कोई भी सेफ नहीं है। तू तो कोई बहाना मारकर वक्त रहते निकल ले। उसकी बातों में आकर मैंने आपसे गांव जाने का बहाना बना दिया था। मेरे दिल दिमाग से मानो बोझ उतर गया था। शाम को मैंने सब बात रमन को बताई तो वे फट पड़े। शांति की बात तो समझ आती है कि वे ग्रामीण परिवेश में कम पढ़ी लिखी, कम अकल है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। हो सकता है दयाबाई ने उसे ये सोचकर पट्टी पढ़ाई हो कि खाना बनाने का काम वह लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अकल को क्या हुआ है? तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार हो। तुम्हारी सोच की सुई लोगों के बहकाने की दिशा में कैसे घूमने लगी? तुम्हारा अपना दिमाग सेल्फ स्टैंड कहाँ गया? जानती हो ऐसे ठुलमुल लोगों को क्या कहते हैं? स्पाइनलेस। शांति तुम्हारी अनुपस्थिति में आई तब भी तुम शक करती, वह नहीं आए तब भी तुम शक कर रही हो। इसने भड़काया तो तुम्हारे सोच की सुई इधर घूमने लगी, उसने भड़काया तो तुम्हारी सोच की सुई उधर घूमने लगी। तुम अपने विवेक से काम लेना कब सीखोगी? तुम्हारा अपना दिल और दिमाग क्या कहता है वह सुनो और करो, वरना तुम में और काम वाली बाई में फर्क ही क्या रह जाता है। मैं आक्षेपों से अंदर तक सुलग गई थी। मन खुद को धिक्कारने लगा था, लेकिन किसे दोष दूं? न रमन रमन की नजरों में मैंने खुद ही गिराया है। स्पाइनलेस की उपमा मुझे अंदर तक कचोटने लगी थी, यहाँ तक कि रमन के सामने आते ही मुझे अपनी आंखें तो क्या कमर तक झुकी महसूस होने लगी। इसी बीच एक रिश्तेदार की शादी में आगरा जाने का प्रोग्राम बन गया। रमन ने 2 टिकटें लाकर मुझे थमा दी। वैसे तो ऑफिस में काम है, पर अब तो यहाँ आने अपने घर में भी अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं भी साथ चल रहा हूँ। रमन की बातें मुझे भीतर तक आहत कर रही थी। मेरी वजह से उनके ऑफिस का नुकसान हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ना चाहते हुए मेरे आंसू बहने लगे। मेरे मन की व्यथा शायद रमन भाप गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, पति पत्नी का रिश्ता आपसे प्यार और विश्वास पर टिका होता है। लोगों की बातों में आकर एक दूसरे पर शक करने से रिश्ते की बुनियाद कमजोर होने लगती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है। रमन की बात को बीच में ही काटते हुए मैं बोल पड़ी, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपना टिकट वापस कर दीजिए। ऐसा ना हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में शांति आकर घर का पूरा काम करेगी। लोगों की बातों में आकर मैं अपने घर और रिश्ते को क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। रमन ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहा, वैसा ही होगा मैडम, जैसा आप चाहेंगी। मैं भी मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई। अचानक मुझे लगा जैसी मेरी झुकी सी कमर सीधी हो गई है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी स्पाइनलेस कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।